फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टारगेट विथ विकी में। आज हम देखने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। मौर्य वंश से पहले हमने नंद वंश के बारे में पढ़ा था। इससे पहले का सभी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। यदि आपने वह नहीं देखा है तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने धनानंद के बारे में बताया था कि नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसकी हत्या 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी और मौर्य वंश की स्थापना की थी। उससे पहले हम देख लेते हैं मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत कि मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती हैं। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें दो जगह से मिलती हैं, एक साहित्यिक स्रोत है और दूसरा पुरातात्विक स्रोत है। तो साहित्यिक स्रोत में देखिएगा, इसमें है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य। साहित्यिक का अर्थ है कि साहित्य यानी कुछ पुस्तकें या ग्रंथों द्वारा प्राप्त जानकारी, उन जानकारी से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती हैं। तो जो पुस्तकें हैं या कुछ ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में मौर्य वंश के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसके लेखक हैं चाणक्य, या जिन्हें हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। ठीक है। पुस्तक है इंडिका, इसके जो लेखक हैं वो है मेघास्तनीज। पुराण है मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक विशाखदत्त हैं। बौद्ध तथा जैन ग्रंथ, इन सभी से मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती हैं। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक का अर्थ है कि जमीन के अंदर से प्राप्त वैसे साक्ष्य, जिन साक्ष्यों से किसी वंश के बारे में जानकारी मिलती हैं। तो वैसे कौन से पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, आइए देखते हैं। अशोक के शिलालेख, अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं। उन शिलालेखों पे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती हैं, तथा कुछ ऐसे भवन, स्तूप, गुफा या मृदभांड आदि से भी मौर्य वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो इन मौर्य वंश में हम प्रमुख शासकों के बारे में देखेंगे। वह प्रमुख शासक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक तथा मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में संथरा पद्धति द्वारा मृत्यु को प्राप्त किया था। तो देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया है, जबकि मुद्रा राक्षस या पुराणों में उसे शूद्र कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को बौद्ध और जैन इन दोनों ग्रंथों में ही उसे क्षत्रिय कहा गया है, लेकिन मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त द्वारा लिखित है तथा पुराणों में इसे शूद्र यानी छोटी जाति का कहा गया है। देखते हैं अगला फैक्ट। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिएगा आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ। सेल्यूकस निकेटर यह सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर जब 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई, तो जब वह भारत से वापस जा रहा था, तब अपना जीता हुआ प्रांत वह अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंप के भारत से गया था। ठीक है, तो उसी सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ, जो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार सेना और 9,000 हाथी सेना, ये सभी मौजूद थे। ठीक है, आगे देखेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और इससे अगला फैक्ट कि यह 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन या संथरा पद्धति द्वारा मृत्यु को प्राप्त किया था। संलेखन या संथरा पद्धति क्या है?
तो इसका अर्थ है कि उसमें व्यक्ति भूखे प्यासे रहकर एक गुफा में भूखे प्यासे रहकर मृत्यु तक तपस्या करता है, उसे ही संलेखन पद्धति या संथरा पद्धति कहते हैं। इसी संथरा या संलेखन पद्धति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में मृत्यु को प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक हुए बिंदुसार। अब हम बिंदुसार के बारे में देखेंगे। बिंदुसार का शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहा। बिंदुसार के बारे में आगे डिटेल्स में हम देखेंगे कि बिंदुसार को अमित्रघात या शत्रु विनाशक भी कहा जाता है। इसे जैन धर्म में सिंह सेन के नाम से भी जाना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन के नाम से भी पुकारा गया है। तक्षशिला में देखिए, बिंदुसार के समय में 2 विद्रोह हुए। कहाँ? तो तक्षशिला। और उन दोनों विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने दोनों बेटों सुसीम तथा अशोक को भेजा था कि उस दोनों विद्रोह में जो सुसीम था वह विद्रोह नहीं दबा पाया, उसके बाद अशोक ने उन विद्रोहों को दबाया। ठीक है। बिंदुसार के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि वह सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 चीज़ों की मांग रखी थी। पहली थी सूखी अंजीर, दूसरी अंगूरी शराब और तीसरी दार्शनिक के बारे में। यह सभी फैक्ट्स आप याद रखिएगा कि किस शासक ने क्या काम किया और उन्हें किस नाम से भी जाना जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं तथा एग्जाम में इनसे सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि जैसे कि अमित्रघात या शत्रु विनाशक के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिएगा कि मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, यह मिस्र के राजा थे जिनका नाम था टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। इन्होंने बिंदुसार के राज दरबार में डायनोसिस नामक राजदूत को भेजा था। यह ध्यान रखिएगा कि राजदूत का नाम क्या था, तो डायनोसिस। और किस राजा ने भेजा था, तो मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने भेजा था। किसके दरबार में, तो बिंदुसार के दरबार में। ठीक, और राजदूत का नाम था डायनोसिस नामक राजदूत, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। बौद्ध धर्म की सिंधली अनुश्रुतियों के अनुसार बिंदुसार की 16 पत्नियां तथा 101 संतानें थीं। जो बौद्ध धर्म की सिंधली अनुश्रुतियां हैं उनसे पता चलता है कि बिंदुसार की कुल 16 पत्नियां थीं और उन कुल 16 पत्नियों से 101 संतान बिंदुसार का था। उस 101 संतान में सबसे बड़ा बेटा जो उनका था उसका नाम सुसीम था तथा उनके सबसे छोटे बेटे का नाम तिस्य था। ठीक है, और इन्हीं 101 संतानों में अशोक भी था जो अपने 100 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। देखते हैं आगे हम देखेंगे अशोक के बारे में। अशोक का शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। यह अपने 100 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। अशोक 269 ईसा पूर्व में राजा बना और राजा बनने से वह पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। अशोक के बारे में और जानकारी देखेंगे हम कि मौस्की तथा गुर्जरा अभिलेख, इन अभिलेखों से अशोक का नाम हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अशोक ने शिलालेख, स्तूप, स्तंभ तथा गुहालेख का निर्माण करवाया था। अशोक के शिलालेख से संबंधित वीडियो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। उसमें शिलालेख से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने उसमें बताया हुआ है। आप वह वीडियो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अशोक ने कुल 14 शिलालेखों का निर्माण करवाया था और उन 14 शिलालेखों पे ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक लिपियों में उस पे अपने विचार को लिखवाया था। तथा स्तूप की संख्या हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने कुल 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था तथा स्तंभ कुल 7 स्तंभ का निर्माण करवाया था तथा उसने गुहालेख का भी निर्माण करवाया था। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग से युद्ध किया। अशोक के समय का सबसे बड़ा और सबसे अधिक विख्यात यह जानकारी है कि अशोक के समय में कलिंग युद्ध हुआ था जो 261 ईसा पूर्व में हुआ
और उस कलिंग युद्ध में अशोक युद्ध को जीत लेता है और उसके बाद से धर्म का मार्ग अपना लेता है। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा उसने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा ली थी। अशोक जो था वह काफ़ी धार्मिक व्यक्ति था। उसने अपनी जो बौद्ध धर्म की दीक्षा थी वह एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त थे उनसे ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए भेजा था। अशोक एक धार्मिक व्यक्ति था और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए भेजा था। अशोक के बाद हम देखेंगे अब मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ के बारे में। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। पिता शतधन्वन के बाद बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक बना। बृहद्रथ भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बृहद्रथ ने बौद्ध स्तूप जैसे सांची स्तूप तथा भरहुत स्तूप का पुनः निर्माण करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। जो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे इनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की और इनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।